नमस्ते साथियों। तो साथियों, जैसा कि आपका आज़ादी के बाद का जो स्वर्णिम का आज का जो पेपर था साथियों, वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो आपका हाफ ईयरली का जो एग्जामिनेशन था 2024-25 का कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल वो बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया है साथियों। मैंने आपको एक आज़ादी की स्वर्णिम भारत का इतिहास का पेपर बताया था, उनमें से ज़्यादा नहीं तो लगभग आपको 10 क्वेश्चन आपके मिले हैं साथियों। मैं आपको पूर्व बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, अपने साथियों को जरूर भेज दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि उसकी आंसर की है साथियों, उसकी आंसर की इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है साथियों। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आरटी का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल सबको पता है कि आरटी का फुल फॉर्म होता है साथियों राइट टू एजुकेशन होता है। क्या होता है? राइट टू एजुकेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी साथियों। बहुत सारे साथियों ने क्या लिख रहे हैं 2005 करके आए हैं, लेकिन साथियों राज्य सरकार के द्वारा इसको 2 फरवरी 2006 को लागू किया था साथियों। क्लियर वाले कि 2005 में शायद मेरे हिसाब से सही से मानेंगे इसको। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखेंगे जीएसटी से आप क्या समझते हो। बिल्कुल आप सभी समझते हो जीएसटी से क्या है। तो जीएसटी से है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर होता है साथियों। यानी कि जो आप किसी प्रकार की महंगी चीज़ें खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। 5%, 2% अप्रत्यक्ष कर होता है। कभी भी इसको घटाया जा सकता है, कभी बढ़ाया जा सकता है। ओके। 4 नंबर का है कि भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो 18 मई 1974 को भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था साथियों, 18 मई 1974 को। आगे 5 नंबर का है कि सिंधु जल संधि कब और किन देशों के मध्य हस्ताक्षर किए हैं। बहुत सा जो मेरे भाई जो साथी हैं उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान से करके आए हैं, लेकिन इसके अंदर आपने सन नहीं लिख के आए हैं, तो इसमें 1960 होगा साथियों। क्या होगा? 1960 हो जाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान आप करके आए तो इसलिए आपका आधा नंबर पक्का है। आगे है कि इस्माइली बुद्धा के बारे में आप क्या समझते हैं, तो क्या जानते हैं। तो सब बहुत सारे ने करके आए हैं, बहुत सारे नहीं करके आए हैं। लगभग मेरे हिसाब से 2-3% लोगों ने करके आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड था साथियों। जो भारत के पहले जो सफल इसका कोड था वो इसका कोड इस्माइली बुद्धा के है। भारत के पहले जो भी परमाणु का जो कुछ प्रोग्राम था उसका एक परीक्षण का कोड होता है ये। ओके। और आगे ही हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 7 नंबर का कि भारत में हरित क्रांति की शुरू का अगुवा किसे माना जाता है, किसने शुरुआत की थी। तो इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति एम.एस. स्वामीनाथन है। करने वाले ने बहुत सारे ने स्वामीनाथन भी करके आए हैं, लेकिन स्वामीनाथन बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा साथियों। आगे है इसके अंदर कि भारत में सूचना क्रांति थी। इसमें देखो, उसमें तो हरित क्रांति, इसमें सूचना क्रांति का माना है, तो सेम पित्रोदा हो जाएगा। देखो क्या नाम हो जाएगा, सेम समझते हो आप, पित्रोदा इस प्रकार से हो जाएगा। पित्रोदा, पित्रोदा सेम पित्रोदा हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ। अब यहाँ हमारा खंड सॉरी हमारा एक क्वेश्चन रह गया। बीपीएल से आप क्या समझते हैं। सभी समझते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जो भी लोग आते हैं उसे बीपीएल के अंतर्गत जोड़ा जाता है। ओके। अब हमारा यहाँ पर खंड ब आ चुका है, सेक्शन 20 को देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जो गुजराल सिद्धांत क्या है समझाइए। तो आपने मुझे लगता नहीं कि करके आए, लेकिन फिर भी जो करके आए बहुत अच्छी बात है। गुजराल सिद्धांत क्या है इसको आपको समझाना है साथियों। तो ये हो जाएगा साथियों। इसका देखा क्या, चलो इसका देख लेते हैं हम। गुजरात सिद्धांत वाला मुझे मिला नहीं यार। चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे 11वां। तो डीबीटी क्या है भाई। तो डीबीटी की जो कुछ भी होते हैं चीज़ें वो देख लेते हैं। देखिए साथ ही गुजरात सिद्धांत वाला मुझे मिल चुका है। तो गुजरात सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो गुजरात सिद्धांत भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रस्तावित विदेशी नीति का सिद्धांत है। किसके द्वारा? गुजराल के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो मैत्रीपूर्ण की मित्रतापूर्ण है उसको सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में जरूर दिया है साथियों। गुजराल के सिद्धांत मुख्य नीचे दिए गए, लेकिन उनको नहीं पढ़ेंगे, आपको बस गुजरात से संबंधित चीज़ें मिल चुकी हैं। यहाँ पर देखेंगे हम डीबीटी के मतलब, जो डीबीटी के क्या मतलब हो सकते हैं, यानी कि डीबीटी के बारे में आपको समझाना था साथियों। तो देख लेते हैं उसको। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के डीबीटी एक कार्यक्रम है जिसके जरिए नगद सब्सिडी और लाभों को लाभार्थी तक पहुँचाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 को की थी साथियों। डीबीटी का मतलब जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो गई, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, सम्मान निधि, ये सब जो भी चीज़ें वो सब डीबीटी के माध्यम से अकाउंट के अंदर स्थानांतरित की जाती हैं। आगे आता है फिर हमारे पास में कि दूसरा नंबर का है कि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, यानी कि डीबीटी एक तरह की बातचीत थेरेपी है। ये संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी कि सीबीटी पर आधारित होती है। ये उन लोगों के लिए अनुकूलित होती है जो भावनाओं को बहुत ज़्यादा तीव्रता से महसूस करते हैं। ओके। आगे तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि डेटा ट्रांसमिशन है कि डीबीटी एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से डेटा को रूपांतरित, परीक्षण एवं दस्तावेज किया जा सकता है। ये डेटा वेयर हाउस में सबसे पहले लोड किए गए डेटा को बदलने में मदद करता है। ओके। तो ये चीज़ें आपके सामने थी जो डीबीटी से संबंधित, तो आपको बता दिया गया है। आगे फिर 12वां क्वेश्चन है कि सूचना राजपथ क्या है समझाना है। तो सूचना राजपथ वह है, यह कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इस पर आप पूरा विश्व का नेटवर्क है जो सभी तरह की डिजिटल सूचनाओं को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है। ओके। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना क्या होता है, राजपथ कहलाता है। आगे 13 नंबर का उद्देश्य सभी जानते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, युद्धि का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी और इंडिया होता है। क्लियर हुआ। लेकिन इसमें डी को नहीं लेते। यदि आप डी का मतलब डिपार्टमेंट लिख के आ चुके हो तो कोई दिक्कत वाली बात है, आपका गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन और ये अथॉरिटी इंडिया ही क्लियर हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, इससे आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। आपकी एक यूनिक आईडी होती है, उसको यूनिक आईडी जो कुछ कहते हैं वो कहते हैं। ओके। क्लियर हुआ। अब अगला देखेंगे 14 नंबर का।
14 नंबर का क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस से क्या आप क्या समझते हो। तो ई गवर्नेंस से हम ये समझते हैं कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके शासन को बेहतर बनाना। ओके, जो सार्वजनिक क्षेत्रों में उसमें सूचना भेजने का काम करता है, संचार के माध्यम से कुछ चीज़ें होती हैं उनको भेजने का काम करते हैं, उसको ई गवर्नेंस के माध्यम से समझते हैं। 15 नंबर का है कि अंत्योदय अन्न योजना के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देनी है। तो भारत सरकार के द्वारा प्रोत्साहित योजना होती है, प्रोयाजित योजना होती है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीबों परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने। जैसे अंत्योदय राशन के पास आप राशन लेते हो वो चीज़ें हो गई, और अन्नपूर्णा योजना हो गई जिसमें आप 8 रुपये 5 रुपये में रोटी खाते हो, वो चीज़ इसके अंतर्गत आती है साथियों। 16 नंबर का है कि शिमला समझौता कब और किन किन देशों के मध्य हुआ था। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य के अंदर 1972 के अंतर्गत हुआ था साथियों। 17 नंबर है वस्तु एवं सेवा कर, क्या है समझाइए। तो वस्तु एवं सेवा कर एक जीएसटी है साथियों। तो जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर एकल कर होता है साथियों। इसमें एक चीज़ आई है साथियों, विनिर्माता से उपभोक्ता, यानी कि विनिर्माता जो बनाते हैं और उसको उपभोक्ता करते हैं लेते हैं, उस तक ये कर उपयोग में लिया जाता है। वस्तु जो बनाते हैं वो सेवा जो खरीदते हैं चीज होगी, ये वस्तु जो खरीदने वाला होता है, सेवा का मतलब जो बनाता है उसे विनिर्माता कहते हैं। 18 नंबर का है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से नवीन शब्द जोड़े गए। बिल्कुल सरल थे साथियों ये। तो इसका नाम है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है। ये इसमें चीज़ें नई चीज़ें जोड़ी गई थी साथियों। अब हमारे पास आ चुका है खंड से, ओके, सेक्शन सी आ चुका है। इसमें 3 अंक के प्रश्न आपको मिलेंगे। 19 नंबर का है कि उदारीकरण से आपके बारे में आप क्या जानते हो भाई। तो उदारीकरण वह है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों में लगाया गया जो प्रतिबिंब होता है और उसको हटाया जाता है, उसको उदारीकरण के माध्यम जाना जाता है। परिभाषा सुन लो दोबारा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों में लगाए गए प्रतिबंधों को कम करना या फिर हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। 20वां है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में क्या आप जानते हो, वो आपको इसमें लिखना है। चलो यदि इसके बारे में यदि कुछ जानकारी मेरे पास है तो मैं आपको बताता हूँ। चलो मेरे पास इसकी जानकारी मिल चुकी है पूरी तरह से। तो इसका पॉइंट वाइज पॉइंट 1 देखेंगे साथियों। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि इस अधिनियम को सूचना की आज़ादी अधिनियम की जगह बनाया गया है। सूचना की आज़ादी होती है उसकी जगह इसको बनाया गया है। सूचना की आज़ादी इसका नाम था पहले, अब इसका नाम सूचना का अधिकार कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसका नाम दूसरा है कि यह अधिनियम सार्वजनिक है, सभी के लिए प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदारी बढ़ाने के लिए इस काम को बनाया गया है। और अगला पॉइंट देखेंगे 3 नंबर का साथियों कि इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है, ओके, पोर्टल के द्वारा। अगला पॉइंट 4 नंबर का है कि इस अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन करने के बाद 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर का पॉइंट है, किधर गया, यहाँ पर 5 नंबर का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है साथियों कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन या आज़ादी से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है तो उसे आवेदन मिलने के 48 घंटों के अंदर देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसके जीवन से संबंधित यदि कोई जानकारी मांगता है तो उसे 48 घंटों के अंदर उसकी जानकारी उपलब्ध करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे पास 21 नंबर का है कि सार्क पर टिप्पणी लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो साथ एक क्वेश्चन तो मिल चुका है आपके कि सार्क पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था कि सार्क क्या है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो और सार्क क्या है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर का है कि आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो आधार कार्ड हमारी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी होती है जिसको हमारे देश में रहने की पहचान को मिलती है। आधार कार्ड के द्वारा राज्य सरकार, भारत सरकार के विभिन्न प्रकार की जो योजना लाभ होते हैं उनको लाभ मिलता रहता है। और उनको यदि बाहरी देश में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें यूनिक आईडी की जरूरत पड़ती है जो आधार कार्ड हमें दिलाते हैं। बहुत सारी विशेषताएं जिनके माध्यम से आप इसको लिख सकते हो। 23 नंबर का है कि ऑपरेशन शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को प्रभावित देशों से बाहर निकालना था। ओके, मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को प्रभावित, यानी कि जो बाहरी देश थे उसको जो मिशन उससे प्रभावित हो रहे थे उनको बाहर निकालना था। बिल्कुल अपने देश में जो भी चीज़ें उद्देश्य उनको आप फॉलो करिएगा, ये था। आगे 24 नंबर का कि प्रीवी पर्स क्या था, इसकी समाप्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है प्रीवी पर्स गरीबी, भूख और सुरक्षा चुनौतियों से त्रस्त एक नवजात स्वतंत्र राष्ट्र पर एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव था। इसलिए तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राज में ये चीज़ें हुई थी। तो इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स के उन्मूलन के लिए तर्क दिया था साथियों। उसका नाम था 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। क्लियर, इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में ये संशोधन था, 26वां संशोधन था संविधान में, तो इसको कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों हम कि पूर्वी की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हो। तो इससे हम समझते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि भारत सरकार की एक नीति है साथियों जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक व रणनीति संबंध को मजबूत करना था। जो एशिया संबंध का जो देश है उसके एशिया संबंध है तो उसको आर्थिक और राजनीति का जो संबंध होता है उसको मजबूत करना इसका काम था। आगे है कि गरीबी रेखा को परिभाषित करना है। तो गरीबी रेखा वह है जिससे कम आमदनी होने पर भी इंसान अपनी आर्थिक, यानी कि उसकी आमदनी कम है लेकिन फिर भी वह कुछ जरूरत की चीज़ें उनको सफल करने में प्रयास में सफल रहता है। आगे दल बदल विरोधी कानून समझाइए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, चलो इसको देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि अनुच्छेद 2.2 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य किसी भी निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के बारे में चुने जाने के बाद यदि वह चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक में शामिल होना चाहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति है तो वह बीजेपी में शामिल है तो यदि और वह कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी दोनों पार्टी से इसको हटा दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आ चुके आपके खंड आ चुका है जो निबंधात्मक प्रश्न थे साथी, वो आपके सामने यहाँ पर आ चुके 7-8 क्वेश्चन है। कहने का मतलब हो चुका है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपको करना है साथियों। ये थोड़े बड़े हैं इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। यदि आपको ये मॉडल अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब दोस्तों को जय भारत।